हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाली क्लास में मैं इंग्लिश के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम आपके लिए लेकर आया हूँ। इंग्लिश में ना बहुत तेज़ी से ना पेपर में बदलाव हो रहे हैं। मतलब ये कि नए नए टाइप के वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उन नए नए टाइप्स के वर्ड्स के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो उस बात का ध्यान रखते हुए मैंने ये सेशन आप बच्चों के लिए प्लान किया हुआ है। इस वाले सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि आपको मेरे साथ ही कोशिश करना है कि वो शब्द आपके दिमाग में सेट होते हुए चले जाए। ठीक है? और हर बार की तरह एग्जाम्पल, फोटो, एंटोनिम, सिनोनिम, क्वेश्चन, हर एक सेट, हर एक चीज आपसे हर एक वर्ड के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर लूंगा मैं। ठीक है? तो इस सेशन को प्रेजेंट करने वाला हूं मैं, राकेश तलरेजा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस वाले सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश में जुड़ सकते हैं, जिसमें इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स की पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। ठीक है? फटाक से सेशन स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड जो है दरअसल 16th नंबर का वर्ड होगा, 16वें नंबर का वर्ड होगा। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 15 वर्ड आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। जिन बच्चों ने वो 15 वर्ड्स ना देखे हों उन्हें देख लीजिएगा। 16वें नंबर के वर्ड से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो 16वें नंबर का जो वर्ड है वो कहता है एडमोनिश। ठीक। अब एडमोनिश के लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, चूज सिमिलर और चूज अपोजिट। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, चूज सिमिलर पूछ रहा है कि चूज अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है? तो इसने जो है सिमिलर पूछा है इस वाले केस पे। तो सिमिलर में आपको दिया उसने काउंसल, अप्रूव, अप्लाई, अपलॉड या फिर कॉम्प्लीमेंट। ये उसने अलग अलग जो है आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब मैंने ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर रखा है कि यहाँ पर ना सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है। अब थोड़ा इत्मीनान से इस वाली बात को समझना, ये मैंने चीज नई ऐड ऑन करी है। कई दफा क्या होता है एग्जाम में ना, जस्ट एक पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन आता है या फिर क्लोज टेस्ट आता है, तो उसमें ना इस तरह के नए नए शब्द यूज होते हैं और हमें ना उन शब्दों की मीनिंग पता नहीं रहती। सच बात है, मतलब बहुत सारे वर्ड हैं जिसकी मीनिंग जो है हम लोग को पता होना जरूरी भी नहीं है, फिर पता नहीं भी रहती है। तो हम लोगों को ना ये स्किल आनी चाहिए। कौन सी स्किल? कि हम लोग ना सेंटेंस पढ़ के उस वर्ड की मीनिंग को कंप्रिहेंड कर सके। और ऐसा ही होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सेंटेंस पढ़ के कम से कम उस शब्द की मीनिंग को मैं पता लगा सकूं। ये स्किल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिससे ना आपको क्या होगा कि जैसे मान लिया रीडिंग कंप्रीहेंशन आप सॉल्व कर रहे हो, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में भी एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं, और वो सारे शब्द ना ऊपर पैसेज में प्रयोग किए गए होते हैं। तो अगर मान लिया आपको उसकी मीनिंग नहीं भी पता है, लेकिन आप पैसेज में वो लाइन पढ़ लिए और उसे कंप्रीहेंड कर लिए कि ये शब्द इस लाइन में ये अर्थ रखता होगा, तो इससे क्या होगा सर, इससे ना आपको शब्द अगर याद भी नहीं होंगे ना, तब भी आप उसका सही आंसर टिक कर लोगे। सीना है आपको समझ में? तो मैं चाहता हूं कि ये स्किल भी आपकी बिल्डअप हो, जिसके कारण मैंने यहाँ पैरेलल में एग्जाम्पल देकर रखे हुए। कोशिश करते हैं एक बार इस वाले एग्जाम्पल को पढ़कर इस शब्द की मीनिंग को क्रैक करने का। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कर लिए, कोशिश करने में क्या दिक्कत है, तो एक नई स्किल बिल्डअप हो जाएगी, है ना? तो चलो फटाक से देखते हैं। लिखा हुआ है ही वॉज एडमोनिश्ड फॉर अराइविंग लेट एट वर्क। मतलब मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना काम में देरी से पहुंचा है, इस वजह से शायद कुछ नाराज वराज हो रहा होगा। मेरे को ऐसा अंदाज आ रहा है इससे। फिर से पढ़ता हूँ। शी एडमोनिश्ड द स्टाफ टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। एक महिला है जिसने अपने स्टाफ को कॉल ऑफ, मतलब कि बंद करने के लिए, क्या बंद करने के लिए? स्ट्राइक को बंद करने के लिए। हो सकता है धमकी उमकी दी होगी, ऐसे ही तो करते हैं ना। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि ये हड़ताल आज के आज बंद कर देना, नहीं तो फिर मैं पुलिस को बुला लूंगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो मेरे को इससे ये समझ में आ रहा है कि एडमोनिश का मतलब ना शायद किसी को धमकी उमकी देना होता होगा। तो देखो मैं आसपास पहुंच चुका हूँ एकदम। भले चलो मैं एग्जैक्ट क्रैक भी नहीं कर पाया, लेकिन ये दो सेंटेंस पढ़ के मैं आसपास क्रैक कर गया। ये स्किल आपको आनी चाहिए। सीना है आपको समझ में? और ये स्किल मैं चाहता हूँ कि इस वाले वीडियो लेक्चर में आप मेरे से सीखें। तो देखो यहाँ पर मैं समझ गया कि अप्रूव, अपलॉड और कॉम्प्लीमेंट। अप्रूव और कॉम्प्लीमेंट तो इसका आंसर नहीं होने वाला है। अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज की रजामंदी दे देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब आप किसी के लिए अच्छा कहते हो।
तो मैं समझ गया कि इसकी बी और डी तो आंसर नहीं होने वाला है। अब देखो, अगर मेरे को तुक्का भी मारना होगा तो मैं सेंटेंस से क्रैक करके ए और सी के बीच में ही मारूंगा। सीन आ रहा है आपको समझ? ऐसे आपको फायदा उठाना है चीजों से। एडमोनिश का मतलब होता है टू टेल समबडी फर्मली दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग दैट ही शी हैज डन। मतलब ये कि किसी को डांटना, फटकारना, सतर्क कर देना। देखा, हमने सेंटेंस से ये चीज क्रैक करी थी। तो ये चीज अपने को आनी चाहिए। सीना है समझ में? इसके सिनोनिम क्या होंगे? काउंसल, रिप्रूव। एंटोनिम क्या होंगे? अप्रूव, अपलॉड, या फिर कॉम्प्लीमेंट। देखो, मैंने कहा था ना कि अप्रूव और कॉम्प्लीमेंट तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो उसके अपोजिट साउंड हो रहे हैं। अप्रूव का मतलब होता है रजामंदी देना, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अच्छा कहना। सीन है आपको समझ में? तो मेरा आंसर होने वाला है उसमें काउंसल। आपको अगर फोटो से समझ में आ रहा होगा कि देखो, ये अपने डॉगी को सतर्क कर रहा है कि मेरी मर्जी के बगैर घर के बाहर मत निकला करो। काउंसल इसका सही आंसर होगा। आई गेस अब सारे बच्चे लोग इस चीज को सीख गए होंगे। ठीक, चलते हैं शब्द नंबर 17 की तरफ। शब्द नंबर 17। शब्द नंबर 17 कहता है एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी के लिए उसने मेरे से सिमिलर वाला टर्म पूछ रखा है। ठीक है, एडवर्सिटी के लिए मुझे सिमिलर टर्म बताना है। ऑप्शन में मेरे पास लिखा हुआ है प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, मिसफॉर्चून, एनकरेजमेंट। मेरे को नहीं पता कि इसकी मीनिंग इसमें से क्या होने वाली है, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी मैं एक बार सेंटेंस को पढ़ के से क्रैक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये स्किल आपको बिल्डअप करनी है। और ये स्किल अगर आपको आ गई ना, कसम से फ्यूचर में भी जब आपका पेपर नहीं निकल चुका होगा, या फिर पेपर की आप तैयारी नहीं भी कर रहे होगे, कभी न्यूज़पेपर आया हाथ में और अगर इंग्लिश बैठकर आपने पढ़ने की कोशिश करी, तो कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या मान लिया इंस्टा में या फिर फेसबुक पे कोई आर्टिकल ही पढ़ रहे हो, या कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, तो उसमें ना ऐसे शब्द जब यूज होते हैं तो भले ही आपको उसकी मीनिंग ना भी पता हो, लेकिन अगर आपके पास ये स्किल है कि सेंटेंस पढ़ के उसकी मीनिंग को क्रैक कर लेने वाली, तो आप कभी भी इंग्लिश में नहीं फंसोगे और ना ही कभी इंग्लिश से डरोगे। मेरा प्रॉमिस है आपसे। कोशिश करते हैं एक बार। थोड़ा सा 2 मिनट समय एक्स्ट्रा ले रहा हूं मैं आपका, मैं जानता हूँ। इस हो सकता है 10 मिनट में कोई 20 शब्द करा के निकल जाए, और मैं जो हूँ आधे घंटे में 10 शब्द करवाऊं, लेकिन इन एंड आउट पूरा करवाऊंगा। मतलब हर एक तरह की चीजें उस एक शब्द से रिलेटेड जितनी भी होंगी सब कवर करवा दूंगा। एक बार देखते हैं। ही थिंक्स ही हैज कम थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी इन हिज लाइफ। उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपने जीवन की, ही हैज कम थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, मतलब बहुत ही चिंताओं से, या बहुत ही कहना चाहिए परेशानियों से, एंड एडवर्सिटी इन हिज लाइफ, अपनी परेशानियों से होकर निकला है। ठीक है, तो कई कई लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं तो उनको सफलता मिलती है, जीवन में बहुत कुछ वो देखे रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कठिनाइयां या तकलीफें हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस के पैरेलल में लिखा हुआ है ना, तो मेरे को ऐसा अनुमान लग रहा है। एक बार और पढ़ के देखता हूँ। नाउ ही मस्ट टर्न एडवर्सिटी टू हिज एडवांटेज। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि विषम परिस्थितियां होती है जिसको इंसान अपने लिए उपयोग कर लेता है। कहते हैं ना कि भाई विपदाओं में इंसान को पता होना चाहिए कि उससे उसका फायदा कैसे लेना है। तो मेरे ख्याल से ये विपदा हो सकता है, विषम परिस्थितियां हो सकती है एडवर्सिटी का मतलब, ये मेरा अंदाज है। तो विषम परिस्थितियां अगर मेरा अंदाज है, अब मेरे को अगर आंसर चूज करना हुआ, तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सुख संपदा, तो आंसर इसका नहीं बनेगा। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, आंसर तो नहीं बनेगा। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट का मतलब होता है उत्साहन या फिर प्रोत्साहन, इसका तो आंसर ही नहीं बनेगा। तो मैं श्योर हूं कि ए, बी और डी इसका आंसर नहीं होगा। अब अगर मेरे को तुक्का भी मारना होगा तो मैं सी में मारूंगा। ये तरीका सीखो आप। ठीक है, ये तरीका सीखो आप। इससे आप कभी इंग्लिश में नहीं फंसोगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलो एक बार मीनिंग देखते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? लिखा हुआ है डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। देखो लिखा हुआ था ना, कठिनाइयां, समस्याएं, मुसीबतें, विपदाएं, लिखा हुआ है ना। सिनोनिम्स क्या होंगे? मिसफॉर्चून, क्लैमिटी, इसका सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, एनकरेजमेंट। तो मैंने कहा था मैं इसका आंसर अगर मारता भी तो मैं इसका आंसर मिसफॉर्चून मार के आता। आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं, ये बलून ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे इसे ये रोक कर रखा हुआ है। तो ये विपदा, कठिनाइयों को फेस कर रहा है। ठीक है, बाकी जहां पर सब लोग उड़ चुके, ये बेचारा फंसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोग? इसका आंसर होगा मिसफॉर्चून। आई गेस आप ये मेरे तरीके को समझ पा रहे होंगे। मैंने दरअसल पिछले वाले वोकैब सेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया हुआ है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा सेंटेंस से मीनिंग क्रैक करने वाला, तो मुझे चैट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि हाँ सर, हमें ये वाला तरीका आपका जम रहा है, समझ में आ रहा है।
नहीं भी आ रहा हो तो नहीं आ रहा हो ये बता दीजिएगा, तो मैं तरीके को और बदल दूंगा। मेरे पास और भी कई तरीके हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तरीका मेरे हिसाब से तो बेस्ट तरीका है, इससे मैं कभी इंग्लिश में नहीं फंसता हूँ, मतलब मेरा पर्सनल एप्लीकेबल तरीका है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके मैसेज का। अगला है एलियन। एलियन तो हम लोग जानते हैं, ऐसे लोग जो दूसरे ग्रह से आए हुए होते हैं, है ना, तो दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों के लिए हम लोग एलियन टर्म यूज करते हैं, ठीक है। हारमोनियस, रेसिडेंट, नेटिव, फॉरेनर। अब देखो, रेसिडेंट और नेटिव तो मैं आंसर इसका मारता ही नहीं, सिमिलर मांग रहा है। रेसिडेंट मतलब होता है घरेलू, नेटिव मतलब होता है जिस जगह पर आप लोग रहते हैं, वो भी घरेलू ही सेंस हुआ। तो रेसिडेंट जहां पर आप रह रहे हैं, नेटिव वो आपके रहने वाली जगह, दोनों ही दरअसल घरेलू है। तो मैं कह रहा हूं जो दूसरे ग्रह से आया, घरेलू तो नहीं होगा ना, पॉइंटर है क्वेश्चन में। तो मैं आंसर इसका चुनता भी तो बी और सी तो नहीं चुनता, या फॉरेनर चुनता या हारमोनियस चुनता, एक अंदाज बता रहा हूं। और उसमें भी मैं फॉरेनर पहले चुनता, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये दूसरे ग्रह से आया है। अब बात को समझो, फॉरेनर सिर्फ उनको नहीं कहते जो दूसरे देश से आते हैं, फॉरेनर उनको भी कहते हैं जो दूसरे ग्रह से आते हैं। सीन है आपको समझ में? ठीक है। हालांकि जो दूसरे ग्रह से आते हैं उनके लिए स्पेसिफिक एलियन वर्ड रखा गया है, लेकिन दोनों की अर्थ सेम होता है, ठीक। एग्जाम्पल पढ़ते, ही वॉज एडमोनिश्ड। अच्छा, इसका पुराने का एग्जाम्पल होगा, मैंने एग्जाम्पल को अपडेट नहीं किया है। मैं जब से पीपीटी शेयर पीडीएफ शेयर करूंगा टेलीग्राम में तो इसको अपडेट करके भेजूंगा, ठीक है। देखो ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, जादू धूप मांगता है जब आता है तब आता। तो एलियन का सेंस है विदेशी से, जिसका सिनोनिम होगा फॉरेनर या फिर स्ट्रेंजर। और एंटोनिम्स होंगे हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब भी नेटिव होता है, मतलब घरेलू होता है, नेटिव और फॉरेनर। फॉरेनर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रेसिडेंट, ठीक है। मैं इस वाले पेज को अपडेट करके आपको भेजूंगा। खैर इसका आंसर मेरे को पता चल गया, फॉरेनर इसका सही जवाब होगा, फॉरेनर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 19 पर, एलए, ठीक है। एलए में मेरे से मीनिंग पूछ रहा है सिमिलर वाली, पेसिफाई होगा, एग्रेवेट होगा, एक्साइट होगा, इंटेंसिफाई होगा। एक बार इससे पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, द पुलिस ट्राइड टू एले हर फियर्स बट फेल्ड। पुलिस ने उसके डर को कम करने की कोशिश करी परंतु नाकाम रही। तो मतलब एले का मेरे को मतलब पता चल रहा है किसी के प्रभाव को कम कर देना, जैसे कि डर को कम कर देना। डर एक उदाहरण है, कुछ भी प्रभाव हो सकता है, या कोई बहुत उड़ रहा होगा, किसी के खून में बहुत उबाल आ रहा होगा तो उसके उबाल को कम कर देना, एले का सेंस देगा, ठीक है। अ गुड टीचर विल वर्क हार्ड टू एले द कंसर्न्स ऑफ अ न्यू स्टूडेंट। अब देखो, एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो नए बच्चों के जो डाउट होता है उनको दूर करने के लिए बहुत मेहनत करता है, इसका सेंस ये पॉइंट है आपको समझ में। तो एलए का मतलब क्या है? एलए का मतलब है कि प्रभाव को कम करने की कोशिश करना, ठीक है। एलए का सेंस है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, पीड़ा, कष्ट, भय आदि की प्रबलता को कम करना। जैसे पुलिस जो है सामने वाले को एहसास दिलाती है कि आप बिल्कुल मत डरिए, पूरी पुलिस फोर्स आपके साथ है, तो उसके डर को वो कम करने की कोशिश कर रही है पुलिस, है ना। सिनोनिम्स क्या होंगे? पेसिफाई और सूथ, इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? एग्रीवेट, एक्साइट, इंटेंसिफाई, इसके एंटोनिम्स होंगे। पॉइंट है आपको समझ में? तो जैसे मान लिया कि कोई अगर जिसको अगर सर में दर्द है तो हम लोग इस तरह से जो उसके सर को दबाते हैं ना, जिससे उसका जो दर्द है वो कम हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? एले हो जाता है, ठीक है। तो पेसिफाई, एग्रीवेट और इंटेंसिफाई इसके एंटोनिम्स थे। एग्रीवेट, इंटेंसिफाई और एक्साइट, सॉरी, एग्रीवेट, एक्साइट और इंटेंसिफाई इसके एंटोनिम्स थे, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? पेसिफाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था पेसिफाई, एलए का सिनोनिम था पेसिफाई, ठीक है। नेक्स्ट है एलिविएट। एलिविएट देखते हैं, अगला शब्द है एलिविएट। एलिविएट का मेरे से पूछ रहा है, एनहेंस होगा, इंटेंसिफाई होगा, अबेट होगा, इंक्रीज होगा। एक बार इस वाले वर्ड को हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन। भाई आपको अगर डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगा रहा है तो क्यों लगा रहा होगा? ताकि आपका जो दर्द है वो कम हो जाए। तो एलिविएट का भी मीनिंग कम होना हो गया, है ना। अ नंबर ऑफ मेजर्स वर टेकन टू एलिविएट द प्रॉब्लम। बहुत सारी गणनाएं ली गई उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। तो एलिविएट का भी सेम मीनिंग है जो कि एले का था, प्रभाव को कम कर देना या फिर कष्ट को दूर कर देना, ठीक है। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड। सिनोनिम्स होंगे अबेट, रिलीव। एंटोनिम्स होंगे इनहेंस, इंटेंसिफाई, इंक्रीज। भाई सिनोनिम्स हैं कि हम लोग जो है उस चीज को कम करना चाहते हैं, तो एंटोनिम्स उसको बढ़ाना ही होगा, है ना। तो चलो यहां पर देख लेते हैं।
इनहेंस, इंटेंसिफाई और इंक्रीज इसके एंटोनिम्स होंगे। मेरे से सिनोनिम पूछ रहे हैं तो इसका आंसर में टिक करके आता अबेट, इसका सी आंसर सही होगा। चलिए फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एल्योर। एल्योर का मेरे से सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है। एल्योर जो वर्ड है उसकी मीनिंग मुझे अभी नहीं पता है, मैं एक बार सेंटेंस पढ़ के क्रैक करने की कोशिश करता हूं। द एल्योर ऑफ द बिग सिटी। अच्छा, मतलब कि जो बड़ा शहर होता है वहां पर क्या क्या चीजें होती है भाई, बड़े शहर में चीजें लोगों को आकर्षित करती है ना। पॉइंट है आपको समझ में? तो मैं ले सकता हूं भाई बड़े सिटी का आकर्षण के सेंस में, अट्रैक्ट करने के सेंस में। एक बार और पढ़ के देखता हूं। द कंट्री हैज लॉस्ट इट्स एल्योर एज अ डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो जो विदेशी जो व्यापार है, वहां पर जो सिटी है, जो कंट्री है, उसने अपना एल्योर खो दिया है। मतलब उसने अपना जो प्रलोभन कहना चाहिए या उसने अपनी जो गरिमा कहना चाहिए वो खो दी है। तो मैं एल्योर का सेंस क्या निकाल पा रहा हूँ? मैं एल्योर का सेंस निकाल पा रहा हूँ आकर्षण से या गरिमा से, मैं इनसे इसका सेंस निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए एग्जैक्ट मीनिंग एक बार देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग, मतलब वही प्रलोभन और आकर्षण। तो किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रलोभन। सीन है आपको समझ में? जैसे यहाँ पर आप देखो, ये डोंकी के सामने हम लोग ने जो क्या किया है, गाजर बांध दी है। तो डोंकी को प्रलोभन मिल रहा है कि अगर आगे बढ़ेगा तो उसको गाजर मिलेगी। सीन है आपको समझ में? तो वो इस लालच में कि उसको गाजर मिलेगी आगे बढ़ता ही जाता है। तो आगे बढ़ता जाता है जिससे उसको सोच लगता है कि गाजर मिल जाएगी, लेकिन मिलती नहीं है। तो डोंकी स्टिक पॉलिसी बोलते हैं इसको। तो डोंकी को जैसे यहाँ पर प्रलोभन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एल्योर मिल रहा है, किसका? गाजर का, जिसकी वजह से वो काम कर रहा है। तो उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एंटाइज, फैसिनेट इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या होंगे? रिपल्स, रिपील, रिपल्शन इसका एंटोनिम होगा। तो चलिए जरा ऑप्शन में चलते हैं। रिपल्स, रिपील, रिपल्शन इसका एंटोनिम होगा। इसका सही जवाब होगा सी, एंटाइज। ठीक है, चलिए फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 पे लिखा हुआ है एसेंड। एसेंड का मेरे से सिमिलर अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। इस वाली बात का हमेशा ध्यान देना कि वो एग्जाम में दरअसल आपसे पूछ क्या रहा है। मेरे से वो अपोजिट वाला शब्द पूछ रहा है एसेंड का। ऑप्शन से एक बार देखते हैं। मुझे पता नहीं है इस वाले शब्द की मीनिंग, कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल से क्रैक करने की कोशिश करता हूं। He watched their balloons slowly ascend into the sky. वो अपने बैठे बैठे बलून्स को देख रहे थे जो धीरे धीरे स्काई में असेंड हो रहे थे। तो क्या हो रहे होंगे? आकाश में ऊपर की तरफ जा रहे थे। बलून ऐसे ही होता है ना। तो असेंड का मतलब मैं समझ गया, ऊपर की तरफ जाना। मैं ऐसे क्रैक करता हूं जब मैं पढ़ता हूं तो, है ना। फिर से, शी बिलीव्ड दैट व्हेन शी डाइड हर सोल वुड असेंड टू हेवन। अब थोड़ा क्रैक करने की कोशिश करो। वो ऐसा मानती है कि जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मतलब कि अभी यहां है, ऊपर चली जाएगी। तो मतलब मैं क्या समझ गया? एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना। अपोजिट में से पूछ रहा है क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब भी होता है ऊपर चढ़ना। तो मैं ए आंसर तो कभी नहीं मारता इसका। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, मतलब आगे जाना। बी ऑप्शन इसका मैं कभी नहीं मारता। डिसेंड का मतलब होता है कम करना। अपोजिट पूछ रहा तो सी पक्का मारता। सोर का मतलब चलो मेरे को याद नहीं भी है, हालांकि सोर का मतलब भी ऊपर उठना ही होता है, लेकिन मेरे को आंसर पता चल चुका है कि मैं सी ही मार के आता। तो देखो ऐसे आपको क्रैक करना आना चाहिए। सीन आ रहा है आपको समझ में? एक बार एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग क्या कह रही है मेरे से? एसेंड का मतलब होता है टू गो अप, ऊपर चढ़ना या बढ़ना। ठीक है, सिनोनिम्स है क्लाइंब, एस्केलेट, सोर। एंटोनिम्स है डिसेंड, डिक्लाइन, स्लंप। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा, देखो कैसे कार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, डिसेंड इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई के लिए आपसे अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। एम्पलीफाई तो मैं वैसे भी जानता हूं, नहीं भी ख्याल हो किसी बच्चों को, तो किसी चीज को बूस्ट करने के लिए, किसी चीज को बढ़ाने के लिए हम लोग एम्पलीफाई टर्म यूज करते हैं। एक बार सेंटेंस में देख लेते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी विल अमाउंट एम्पलीफाई इट। मतलब ये कि अगर आपके पास बहुत क्षमता है काम करने की, तो अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे तो वो क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाएगी। इसका सेंस है यू कैन टर्न समवन एल्स एनर्जी इनटू योर्स एंड एम्पलीफाई इट। होता है ना, कई कई लोग जो हैं दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर आगे बढ़ना जानते हैं। तो ये उस वाले सेंस पर है। ठीक है, तो एम्पलीफाई मेरे से युगमेंट, डीपेन, लेसन, इंटेंसिफाई के लिए पूछ रहा है। अपोजिट पूछ रहा है। देखो एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, कोई चीज जो बढ़नी चाहिए।
देखो इसका सेंस भी, मीनिंग भी देख लो। देखो विस्तृत व्याख्या करना, विस्तार से कहना। देखो किसी चीज को जैसे वो बढ़ा रहा है, पहले छोटा था बढ़ाया तो इसने क्या किया, एम्पलीफाई कर दिया। युगमेंटेड नहीं होगा, एम्पलीफाई होगा, वहां पे मैं एडिट कर दूंगा। ठीक, हालांकि दोनों की मीनिंग सेम है, युगमेंटेड और एम्पलीफाई दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, चल जाएगा, कोई एडिट की नीड नहीं है इसमें। तो इंटेंसिफाई, डीपन, युगमेंटेड इसके सिनोनिम है। लेसन, कॉन्ट्रैक्ट इसका एंटोनिम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, अपोजिट पूछ रहा था तो लेसन इसका मैं आंसर टिक करके आता। ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए नेक्स्ट है अरेन, इसका प्रोनाउंसिएशन है अरेन। ठीक, मेरे को इसके लिए क्या पूछ रहा है, वो सिमिलर पूछ रहा है, इसमें से मेरे को बताना है कि कौन सा इसका सिमिलर होगा। ठीक, एक बार यहां से क्रैक करने की कोशिश करता हूं। थॉमसन वॉज अरेन्ड ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर। भाई किसी ने खून किया है तो उसे पकड़ लिया गया होगा खून के इल्जाम में। तो थॉमसन वॉज अरेन्ड मतलब कि पकड़ लिया गया उसको, मर्डर मर्डर खून के चार्ज में। मेरे को अरेन का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी को दोषी बनाना। ठीक है, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। एक बार और पढ़ता हूं। ऑल आर शेड्यूल्ड टू बी अरेन्ड वेडनेसडे इन फेडरल कोर्ट इन ओकलैंड। इसका मतलब क्या है, देखो फेडरल कोर्ट की बात चल रही है, कोर्ट मतलब वही जो हमें पेशी चलती है। तो मतलब कि सारे के सारी जो जितनी भी पेशियां होंगी सबको शेड्यूल्ड कर दिया गया है वेडनेसडे के लिए। मतलब जितने भी दोषी हैं उनकी पेशियों को शेड्यूल कर दिया गया है वेडनेसडे के लिए। कौन से कोर्ट में, फेडरल कोर्ट इन ओकलैंड में। तो मतलब मेरे को ये समझ आ गया, अरेंड का मतलब होता है किसी को दोषी बनाना। ये रही उसकी इमेज। ये हम लोग देखते हैं ना फॉरेन में इस तरीके का ऑरेंज कलर का उसको कपड़ा पहनाते हैं। तो टू ब्रिंग अ पर्सन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू फॉर्मली अक्यूज हिम हर ऑफ अ क्राइम। औपचारिक रूप से अभियोग लगाने के लिए दोषी को कचहरी में लाना, वही मैंने कहा था ना, पकड़ लेना। तो ये उसकी मीनिंग हो गई है ना। तो सिनोनिम क्या होंगे, इनक्रिमिनेट, इंडिक्ट इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होंगे, एक्सकल्पेट, पार्डन। पार्डन मतलब मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं, माफ करना होता है पार्डन का मतलब, है ना। तो अगर किसी को आप दोषी बना रहे हो मतलब सजा दे रहे हो, माफ कर रहे हो मतलब उसका अपोजिट हो गया पार्डन। ठीक है, और है एक्सोनरेट। ठीक, तो मेरे से इसने क्या पूछा था, मेरे से इसने पूछा था सिमिलर। तो एक्सपल्केट, एक्सोनरेट और पार्डन इसके अपोजिट होंगे। इनक्रिमिनेट इसका सिमिलर होगा और यही इसका आंसर होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ओडेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जो शब्द है हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछा ही जाता है, इसको तो अभी के अभी रट डालना एकदम। ओडेसिटी एक बार पढ़कर क्रैक करने की कोशिश करता हूं। He had the audacity to tell me I was rude. उसके पास एडोसिटी है ये कहने की कि मैं रूड था, मतलब मैं बदतमीजी कर रहा था। तो अगर आप किसी को ये बात कहते हो कि आप बदतमीजी कर रहे थे, आप कब कह पाते हो, जब आप पे वो हक होता है, या जब आपका जो है उस पर हक होता है, या फिर जब आप उतनी हिम्मत रखते हो। तो ऑडेसिटी का मतलब मैं हिम्मत के सेंस में ले सकता हूं, है ना। एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ के क्रैक करने की कोशिश करता हूं। ही हैड द ऑडेसिटी टू सजेस्ट दैट इट वाज ऑल माय फॉल्ट। उसके पास इतनी हिम्मत थी ये इस बात की सलाह देने की कि वहां पूरी मेरी गलती थी। ऑडेसिटी मतलब मैं हिम्मत के सेंस में, करेज के सेंस में ले सकता हूं, है ना। चलो एक बार एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं। हाँ, अपने सनी भाई आए, सनी पाजी आए। तो सनी पाजी का अगर आपने मूवी देखी होगी घातक, तो उसमें इनका डायलॉग रहता है ना, ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहे पर पड़ जाए तो उसे पिघला कर रख देता है, उसका आकार बदल देता है। तो ये जो सनी पाजी है ये दरअसल करेज के लिए एकदम फेमस है ना। गए थे पाकिस्तान, बोरिंग उखाड़ के ले आए थे यहाँ पर। तो ओडेसिटी, बिहेवियर दैट रिस्क बीइंग शॉकिंग, स्तब्ध कर देने वाला आचरण या व्यवहार। ठीक, जैसे इनका था ना इस मूवी में, मजा आ जाता है मूवी देखकर। तो सिनोनिम्स क्या होंगे, बोल्डनेस, करेज, ब्रेवरी। एंटोनिम्स क्या होंगे, माइल्डनेस, कॉवर्डनेस, कॉवर्डनेस मतलब है डरपोक, टिमिडिटी। ठीक है आपको समझ में, ठीक है। तो मेरे से ऑडेसिटी का अपोजिट पूछ रहा है, तो बोल्डनेस, करेज, ब्रेवरी इसके सिनोनिम होंगे। टिमिडिटी इसका अपोजिट होगा, टिमिडिटी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, मेरा ख्याल है यहां तक सारे बच्चों क्लियर होगा। फटाक से चलते हैं, 5 और शब्द देखेंगे अपन। अगला है ऑथेंटिक,
ऑथेंटिक दरअसल किस सेंस में यूज होता है? ऑथेंटिक दरअसल यूज होता है जब कोई चीज प्रमाणिक होती है। ये तो मैं जानता हूँ ना भाई कि मेरे को उस चीज की ऑथेंटिसिटी पर डाउट है, मतलब मेरे को उस चीज की प्रामाणिकता पर डाउट है ना। तो एक्सपर्ट्स हैव कंफर्म्ड दैट द सिग्नेचर ऑन द लेटर इज ऑथेंटिक। एक्सपर्ट्स ने इस वाली बात को कंफर्म कर दिया कि उस लेटर पे जो सिग्नेचर है वो प्रमाणिक है, ठीक है। द विटनेस प्रोवाइडेड एन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस। विटनेस ने मतलब कि गवाह ने इस वाली बात को प्रमाणित किया कि वहां पर क्या घटा था, ठीक। तो प्रमाणित मतलब किसी चीज को ऑथेंटिक कर देना होता है। तो इसकी जरा फटाक से देख लेते टर्म। जैसे ये वाली जब मैं फोटो देख रहा हूँ तो हम लोग ऐसा मीम देखते हैं ना कि कई लोग इस फोटो को देखकर बोलेंगे हेटर्स विल से इट्स फोटोशॉप। इसकी प्रमाणिकता पर लोगों को डाउट हो जाएगा। जिस लोग मेरे से जलते होंगे वो लोग ऐसा बोलेंगे इसको देखकर। अपन ऐसा पढ़ते हैं, देखते हैं ना मीम, दैट यू नो इज रियल और जेन्युइन, प्रमाणिक या फिर असली। सिनोनिम होगा एक्यूरेट, क्रेडिबल। क्रेडिबल दरअसल छत्तीसगढ़ का जो है वो टाइटल भी है ना, क्रेडिबल छत्तीसगढ़ और इनक्रेडिबल भारत। विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़ है ना टाइटल। एक्यूरेट एंटोनिम क्या होगा? फिक्टिटियस, अनरियल, इम्पल्सिव, है ना। तो अगर मैं इसके एंटोनिम देखने जाऊं तो एक्यूरेट इसका सिमिलर होगा, क्रेडिबल इसका सिमिलर होगा। अच्छा, एक्यूरेट दो बार लिखा गया मतलब उसका सिमिलर होगा। इम्पल्सिव इसका सही जवाब होने वाला है, इसका अपोजिट होगा इम्पल्सिव, ठीक है। नेक्स्ट है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड के लिए पूछ रहे हैं रूड, ब्लंडरिंग, स्टिफ, डेक्स्ट्रस। देखो डेक्स्ट्रस तो आपको याद होगा, आप जब छोटे हो गए ना तो एक कार्टून देखते हो डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है समझदार। तो ऑकवर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अच्छी नहीं लगती आपको। मतलब मान लिया आप सड़क पर चल रहे हो, किसी इंसान को देखे जो थोड़ा बहुत साफ नहीं है, तो आप ना थोड़ा सा उससे दूर रहने की कोशिश करते हो कि उसको देखकर आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही मटमैला है, बहुत ही गंदा सा दिख रहा है। देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सभी इंसान की इज्जत करनी है, हमें सभी इंसान को बराबर रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन अगर कोई इंसान सफाई नहीं रखा है, मतलब बराबर तरीके से समझो नहाया वगैरह नहीं है, उससे बॉडी से अगर पसीने की स्मेल आ रही है तो हमको थोड़ा सा उसके साथ ऑकवर्ड फील होता है ना। तो उसमें उस इंसान की पर्सनल लेवल पर गलती है, मतलब उसका आलस है कि भाई एक बार नहाया जा सकता है दिन में, भारत में इतना पानी है, ठीक। तो ऑकवर्ड जो सेंस होता है, ऑकवर्ड उन चीजों के लिए यूज होता है जब हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। डेक्स्ट्रस एक पॉजिटिव वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है जब कोई इंसान बहुत बुद्धिमान होता है, कुशाग्र होता है, तो उसके लिए हम लोग डेक्स्ट्रस वर्ड यूज करते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने पिछले वाले वीडियो में जो पहला वर्ड बताया था कुशाग्र के लिए, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की फोटो बताई थी, वो कौन सा था? वो डेक्स्ट्रस का अपोजिट बने, डेक्स्ट्रस का सिनोनिम बनेगा वो। तो आपको मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। जो पिछले वीडियो में आपको धोनी की फोटो दिखाई थी, पहला वर्ड मैंने लिया था कुशाग्र के लिए, ठीक है। माई कजन ऑलवेज फोन्स एट एन ऑकवर्ड टाइम। मेरे जो कजन है हमेशा ऐसे टाइम पर फोन करते हैं जब मैं उनका कॉल ले पा रहा होता हूँ। मान ली मेरी क्लास चल रही है, उनका कॉल आ जाता है, मतलब ऑकवर्ड टाइम हो गया, है ना। A third of the candidates admitted they felt awkward speaking in the meeting। मतलब ये कि हर तीसरे कैंडिडेट को ऐसा लगा कि मीटिंग में जो बातें हुई वो अच्छी नहीं हुई, ठीक। तो ऑकवर्ड हम लोग समझ गए हैं। ऑकवर्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट टू डील विथ, निपटने में मुश्किल। सिनोनिम्स होंगे रूड, ब्लंडरिंग और स्टिफ। एंटोनिम होंगे एड्रॉइट, क्लेवर और डेक्स्ट्रस, ठीक। जैसे अगर आप ये वाली फोटो देखेंगे तो ये एक ऑकवर्ड मूवमेंट है। कैसे ऑकवर्ड मोमेंट है सर? बेसिकली इनको जो है प्राइज मिल रहा है, ये हमारे लाला हैं, आप इनको जानते होंगे, और मैडम जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने की कोशिश कर रही है, दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन इनका जो ध्यान है वो उस तरफ नहीं है, थोड़ा सा ये बिजी है अपने किसी और काम में, कैमरामैन से थोड़ा इनका बातचीत चल रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। मानते हो ना इस वाली बात को? कंफर्टेबल है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा सर? क्योंकि उसने मेरे से अपोजिट पूछा था तो मैं इसका आंसर डेक्स्ट्रस मार के आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में वर्ड आया है एग्जिम। एग्जिम का एक बार मीनिंग क्रैक करने की कोशिश करते हैं इस वाले सेंटेंस से। दे स्टडी एंड प्रूव सम एग्जिम्स इन द वर्चुअल फंडामेंटल क्लास। उन्होंने मेहनत करी या पढ़ाई करी और कुछ कहना चाहिए प्रमेय को, एग्जिम माने प्रमेय को प्रूफ किया, मतलब सत्यापित किया। तो एग्जिम्स का सेंस आएगा प्रमेय के सेंस में, ठीक है। The second axiom of holistic medicine is that each person is unique and each program must be individualized। इसका
एक्जिम का मतलब जो सेंस है यहाँ पर जो मैं ले पा रहा हूँ वो है प्रमेय के अर्थ में, है ना। जैसे अगर मैं इसकी मीनिंग देखने जाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे स्वीकृत सिद्धांत, वही प्रमेय यानी कि सिद्धांत वाले सेंस पर है। जैसे हम लोग ये जानते हैं ये है पाइथागोरस प्रमेय, तो ये दरअसल पाइथागोरस एक्सिम कहा जा सकता है इसको, जिसके सिनोनिम होंगे एडेज, ट्रिज्म, डेक्टम, और एंटोनिम होंगे, डेक्टम इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा एग्जाम में आता है। एंटोनिम होंगे एब्सर्डिटी, ब्लंडर, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एकदम पेपर में आएगा ही आएगा। एम्बिग्यूटी अभी आने वाली क्लास में लेने वाला हूं मैं। तो सीन क्या होगा, इसमें मेरे से सिमिलर पूछ रहा है, तो एडेज, एब्सर्डिटी, ब्लंडर, ये सारे के सारे इसके, ये सॉरी एम्बिग्यूटी, ये सारे के सारे इसके अपोजिट हो गए। ब्लंडर इसका सही जवाब हो सकता है ना, सॉरी ब्लंडर इसका अपोजिट है, एडेज इसका सही जवाब हो सकता है। एडेज इसका सिनोनिम होगा, एब्सर्डिटी, ब्लंडर, एम्बिग्यूटी इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट के दो वर्ड है फटाक से। बेफल, बेफल के लिए पढ़ रहा हूं मैं। वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन बेफल्ड मी कंप्लीटली। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें बेफल हो गया। बेफल हो गया मतलब कि मैं घूम गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, भाई वो क्वेश्चन मेरे को समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग ही घूम गया। तो क्या हो गए तुम, बेफल हो गए। ठीक है, शी वॉज कंप्लीटली बेफल्ड बाय स्ट्रेंज बिहेवियर, मतलब एक इंसान ने इस तरीके से उससे पेश आया कि वो उससे एकदम चकरा गई कि भाई कैसा पागल आदमी मिला मेरे को। तो बेफल्ड का मतलब होता है घूम जाना, चकरा जाना। ठीक है, मीनिंग देखते हैं। चकरा देना, उलझन में डाल देना। देखो जरा मैडम, तुम्हारे आंसर देख देख कर क्या हो गई है, उलझन में आ गई है। एस्टोन्ड, फेज, बिवाइल्डर इसके सिनोनिम में, फैसिलिटेट, क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट इसके एंटोनिम है। मेरे से इसने क्या पूछा है, मेरे से इसने पूछा है अपोजिट पूछा है, तो इसने मेरे से अपोजिट पूछा है, तो फैसिलिटेट, क्लैरिफाई और एक्सप्लिकेट इसके एंटोनिम होंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, लास्ट वर्ड है क्लास का, बी वाइचिंग। बी वाइचिंग या फिर इसका सेंटेंस पढ़ के देखता हूं। शी वॉज बिवाइच्ड, बिविच्ड बाय हर ब्यूटी। बिविच्ड इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। तो मतलब वो जो है, ही वॉज बिविच्ड बाय हर ब्यूटी, मतलब ये जो है वो इंसान, मतलब एक इंसान किसी की खूबसूरती से सम्मोहित हो गया। सम्मोहित हो जाना मतलब बिविष्ट हो जाना। ठीक है, ही द विग्ड फेयर, द विग्ड फेयरी बिविच्ड द प्रिंस एंड टर्न्ड हिम इनटू फ्रॉक। मतलब ये है कि जो विग्ड फेरी है, मतलब जो कहना चाहिए काली परी है, उसने शहजादे को सम्मोहित कर लिया, बिविच्ड कर लिया, और क्या किया, उसे मेंढक में बदल दिया। ऐसे कहानी अपन लोग सुने थे ना कि शहजादे को मेंढक बना देते हैं, हो सकता है आपने देखा होगा, कोई मूवी भी है शायद ऐसी, है ना। तो ये जैसे ये काली परी है, ये इसे क्या कर रही है, सम्मोहित कर ले रही है। तो क्या कर रही है, बिविच कर रही है। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे, एलरिंग, चार्मिंग, एंगेजिंग, रेप्यूगेंट, रिपल्सिव, बोरिंग इसका एंटोनिम होगा। तो रेप्यूगेंट, रिपल्सिव, बोरिंग इसका एंटोनिम होगा। चार्मिंग इसका सिनोनिम होगा, मेरे से सिनोनिम पूछा था, बिविच का सिनोनिम होगा चार्मिंग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15 शब्द। और आई होप कि आप सारे बच्चे लोग ने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आपको इस वाले पीडीएफ, इस वाले चैनल की, इस वाले लेक्चर के अगर आपको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझसे इस वाले चैनल पर बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं मिलूंगा आपसे एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं ऐसे खूब सारे शब्द आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस वाली सीरीज में बने रहना। ऐसा ही मेंस आने के पहले पहले मैं आपका इंग्लिश इसी वाले चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा, मेरे साथ लगे रहिएगा। मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये वाली स्लाइड बनाने के लिए ना, मतलब बहुत मेहनत लगती है, रात रात भर थोड़ा सा मैं एफर्ट डालता हूँ, तब ये स्लाइड आपके लिए बन पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे लोग को इससे फायदा मिले, एकदम एंड तक मेरे साथ जुड़े रहो, बहुत अच्छा करेंगे अपन लोग। मिलते हैं।